हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर राशि मैम और आप और मैं मिलकर यहाँ पे सीखते हैं केमिस्ट्री के न्यू कॉन्सेप्ट्स को और अपनी केमिस्ट्री की फाउंडेशन को बनाते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग, राइट। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज कौन से वो न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं केमिस्ट्री के जिनके बारे में कुछ नया सीखेंगे आज हम। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम क्लास 10th और आज है हमारा फर्स्ट लेक्चर। आज ही शुरुआत करने वाले हैं इस बहुत ही प्यारे और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर की, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, राइट। जब 10th से 11th में जाओगे बच्चे, तो वहां पर सबसे ज्यादा जो चैप्टर काम में आने वाला है वो यही चैप्टर है। वैसे तो सभी चैप्टर्स आगे काम आएंगे, राइट, क्योंकि फाउंडेशन तो हमारी यहीं से बिल्ड हो रही है, तो सभी चैप्टर का यूज आएगा 11th में। पर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड तो कुछ स्पेशल है, बहुत खास है। बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स के बारे में आप 11th में जाकर पढ़ने वाले हो। तो आज अच्छे से अभी से शुरुआत करेंगे और सीखेंगे कार्बन और इससे बने सभी कंपाउंड्स के बारे में डिटेल में। क्या पढ़ना है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो शुरुआत कैसे की जाए, राइट? कैसे हम शुरू करें इस चैप्टर को पढ़ना? तो कैसे शुरुआत करेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बन के बारे में, राइट, क्योंकि सभी कंपाउंड बन किससे रहे हैं? इस कार्बन से बन रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर कार्बन है क्या, कैसे एक कार्बन का एटम बना होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास प्रेजेंट है, इसकी वैलेंसी क्या है, कौन सी वो खास प्रॉपर्टीज है जो ये शो करता है, राइट। तो आज ये सभी चीजें डिस्कस करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस चैप्टर में डिस्कस करने के लिए, जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है बॉन्डिंग इन कार्बन। जब भी कार्बन एटम कोई भी कंपाउंड बनाएगा, राइट, पढ़ने क्या आए हैं? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो हमें देखना है कि जब भी ये कार्बन कोई भी कंपाउंड बनाएगा तो उस कंपाउंड के अंदर किस टाइप की बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, कैसा बॉन्ड है जो कि ये कार्बन फॉर्म करता है अपने कंपाउंड्स के अंदर। तो वो भी सीखेंगे कि कार्बन किस टाइप की बॉन्डिंग हमें शो करता है। ओके, तो सबसे पहले कार्बन के बारे में कुछ जान पहचान बढ़ाते हैं, राइट, सीखते हैं कुछ। आखिर ये भाई साहब कार्बन जिसका सिंबल है C, ये होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, कहाँ जनरली देखने को मिलते हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले इस कार्बन से ही मुलाकात कर लेते हैं, थोड़ा मेल जोल बढ़ाते हैं। तो कार्बन क्या है, अगर ये मैं आपसे पूछूं कि बच्चे बताइए कार्बन है क्या, तो आपका सीधा सीधा जवाब क्या आएगा? मैम, कार्बन एक एलिमेंट है, राइट। जो बड़ी सी पीरियोडिक टेबल देखी है हमने एलिमेंट्स की, राइट, कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास? 118 एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल देखी है बड़ी सी, उसी के अंदर एक एलिमेंट है हमारा कार्बन। अब आखिर ये कार्बन इतना ज्यादा खास क्यों है? होता है ना, घर में कोई एक इंसान खास होता है जिसको सब कुछ ज्यादा ही वैल्यू देने लग जाते हैं, या फिर कभी कभार क्लास में जो हमारा टॉपर होता है, जो टॉप करता है, उसको टीचर्स जो है वो ज्यादा ध्यान देते हैं, ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो कार्बन, आखिर इस कार्बन के पास ऐसी कौन सी खासियत है जो इसके ऊपर भाई पूरा का पूरा एक चैप्टर ही बना दिया गया है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस पूरे चैप्टर में कार्बन के बारे में पढ़िए, कार्बन की अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़िए, उससे बनाए गए कंपाउंड्स के बारे में पढ़िए,
है ना। तो ऐसा क्या खास है इस कार्बन में जो इसे इतनी ज्यादा वैल्यू हम दे रहे हैं। खास बात बच्चे ये है कि जो कार्बन है इससे ही सब कुछ बना है। ओवरऑल अगर आप अपने सराउंडिंग्स में देखेंगे, जब आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कितनी सारी कार्बन की चीजें हैं, कार्बन कंपाउंड्स हैं। हर चीज में कोई ना कोई कार्बन का कंपाउंड छुपा हुआ होता है। कार्बन के कंपाउंड्स जैसे कि ये देखो, ये तो हमने कार्बन का सिंबल दिखाया है C, राइट। अब यहां आ जाइए, ये देखिए क्या है ये है वो कोयला, कोल, जिसे हम सर्दियों में जलाते हैं ताकि ठंड से हमें थोड़ी राहत मिल सके, राइट। थोड़ी ठंड कम लगे इसीलिए इस कोयले को जलाकर अच्छे से आग सेकते हैं, राइट। तो ये कोयला जो है ये आखिर बना किससे है, किस चीज से, किस एलिमेंट से बना है ये, तो ये भी बना है कार्बन एलिमेंट से। ओके, इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं बच्चे, बहुत सारी लिविंग थिंग्स हैं जिन सभी के अंदर प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स, जैसे कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, राइट। शुगर, जब वो अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है, उस ग्लूकोज के अंदर क्या है, कार्बन एलिमेंट ही तो प्रेजेंट है। हमारी बॉडी के अंदर कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि कार्बन से बनती हैं, ठीक है। इसी तरीके से फूड, हमारे फूड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो बनते हैं कार्बन एलिमेंट से, चाहे वो फैट्स हो, चाहे वो अमाइनो एसिड्स हैं, या फिर वो है आपके फेवरेट कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स जो हैं, सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सभी भी कहाँ से बनते हैं, ये सभी भी कंटेन करते हैं, इन सब के अंदर होता है कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट। ये सभी कार्बन कंपाउंड्स हैं। उसी तरीके से कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स, राइट। प्लास्टिक बैग्स कौन यूज नहीं करता, राइट। ये प्लास्टिक बैग्स किससे बने होते हैं, एक पॉलीमर से, राइट। इसी तरीके से कई सारी चीजें और भी हैं जो डिफरेंट पॉलीमर्स से बनाई जाती हैं, और काफी सारी चीजों के अंदर प्रेजेंट होता है आपका कार्बन एलिमेंट। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारी लाइफ में इस कार्बन एलिमेंट से बने कंपाउंड्स, जितने भी कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, उन कंपाउंड्स का बहुत मेजर रोल है, बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ के अंदर। ओके, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो कि इस कार्बन से बनाए जाते हैं। तो इसीलिए कार्बन कंपाउंड्स जो हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। इसीलिए हमें पढ़ना है कार्बन के बारे में, स्पेशल बन जाता है कार्बन, और इससे बने सभी कंपाउंड्स के बारे में भी। ओके, तो शुरू करें। सबसे पहले कार्बन को ही थोड़ा नजदीक से जान लेते हैं, पास से जान लेते हैं, ठीक है। कैसे जानेंगे, सबसे पहले बताइए, कार्बन जो है वो एक एलिमेंट है, राइट। तो हम बोलेंगे कार्बन इज एन एलिमेंट, एक एलिमेंट है, ठीक है। अब क्योंकि आपने पढ़ा है मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर, पढ़कर आए हो चैप्टर 3, राइट। उसके अंदर आपने सीखा है कि 2 मेन ग्रुप्स, 2 मेजर ग्रुप जो हमने डिवाइड करे हैं अपने
एलिमेंट्स के लिए, राइट। एलिमेंट्स को 2 मेजर ग्रुप में हमने डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं वो ग्रुप्स, सोचिए जरा, मेटल्स और नॉन मेटल्स, राइट। तो अब बताइए कि क्या ये कार्बन एलिमेंट एक मेटल है या फिर एक नॉन मेटल है। सोचिए जरा, कार्बन क्या है, मेटल या फिर नॉन मेटल। तो कार्बन जो है ये हमारा एक नॉन मेटल है, इट इज ए नॉन मेटल। ओके, ये भी जानना भाई जरूरी है ना कि एलिमेंट है तो मेटल है कार्बन या फिर नॉन मेटल है। तो ये भी हमने पता लगा लिया कि ये एक नॉन मेटल है, राइट। अब देखते हैं क्या, इसके बाद जानते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर क्या है, इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट। तो ये भी जान लेते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। कितना एटॉमिक नंबर है कार्बन का, 6 एटॉमिक नंबर है। ओके, अब ये जान लिया तो ये भी लिख के देखते हैं जरा कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, किस तरीके से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट शेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, राइट। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन के लिए क्या होगी, राइट। एटॉमिक नंबर है 6। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट को। किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ये हमें बताता है उसका एटॉमिक नंबर। तो यहां से हमें इंडिकेशन मिल चुकी है कि कार्बन के अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, राइट। कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 6। अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो हमें पता है फर्स्ट शेल, के शेल में आते हैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ड्यूप्लेट फॉर्म होता है, उसकी मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी ही है 2, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। देन सेकेंड शेल में हमारे आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, पर क्या हमारे पास 8 हैं कार्बन की केस में? जब हम 2 पहली शेल में डाल देंगे तो हमारे पास बचेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन। अब चाहे उसकी ऑक्यूपेंसी, मतलब सेकेंड जो शेल है उसकी ऑक्यूपेंसी हमारी 8 है, लेकिन भाई हम तो उतना ही डाल पाएंगे जितना हमारे पास होगा। तो कार्बन के पास तो बस 4 और इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो हमारे हाथ में तो बस उतने ही हैं, तो उतने ही डाल देते हैं। यानी कि कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 and 4। फर्स्ट के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकेंड एल शेल में जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब देखते हैं एक बारी कि किस तरीके से इसका एटम दिखता है अगर उसे थोड़ा नजदीक से पास से देखा जाए। देखिए, हम जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़कर आए हैं, कहाँ, क्लास 9th में। तो वहां पर हमने ये सीखा है कि किसी भी एटम का स्ट्रक्चर देखने में कैसा होता है। कैसा होता है, हर एक एटम के अंदर प्रेजेंट होता है एक न्यूक्लियस, जहां पर उसका सारा का सारा मास ऑक्यूपाइड होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर 2 टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्या, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ लो, चलो एक और बार, एटम जो है इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं। जब हम किसी भी एटम का स्ट्रक्चर देखेंगे,
एक तो इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, राइट, और सेकेंड इस एटम के अंदर प्रेजेंट होंगे ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स कहते हैं ना हम शेल्स, वो शेल्स प्रेजेंट हैं। अब जो हमारा न्यूक्लियस है इसके अंदर कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं? दो तरीके के पार्टिकल्स, एक तो प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। ठीक है, एक प्रोटॉन और सेकंड इज न्यूट्रॉन। और जो ये शेल्स हैं इसके अंदर कौन से पार्टिकल प्रेजेंट हैं? इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। राइट, तो ऐसा कुछ बनता है हमारा एटम का स्ट्रक्चर। ओके, अब हम बात करते हैं कार्बन के केस में। कार्बन का एटॉमिक नंबर हम जानते हैं कि 6 होता है, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं पहली शेल में और 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं सेकेंड यानी कि दूसरी शेल में। ओके, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी। तो 6 ही इसके पास हैं, क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसका स्ट्रक्चर दिखता है कुछ इस इमेज के जैसा। ये क्या दिखा रहा है हमें? एक कार्बन एटम की इमेज, राइट। यहां देखिए, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज। और प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। वहीं न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज, कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता हमारे न्यूट्रॉन पे। ओके, अब न्यूक्लियस कैसे बनेगा? न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहां पर आपके 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इस न्यूक्लियस के अंदर, जो कि हमारे एटम का सेंटर होता है। ठीक है, उसके सराउंडिंग क्या है? शेल्स हैं। अब आप इसे कहीं, मैं इसे इरेज कर देती हूं क्योंकि मैंने ये सर्कल बनाया है, आप इसे शेल मत समझ लेना बच्चे। ठीक है, देखो अब क्या होगा? सेंटर पे तो है क्या? सेंटर में रहते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, जो कि यहां पर कितने होंगे? 6 प्रोटॉन्स और 6 ही न्यूट्रॉन्स। फिर इसके इर्द गिर्द है हमारे पास शेल्स, जिनके अंदर रहते हैं हमारे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। अब फर्स्ट शेल में कितने हैं? 1, 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकंड में है हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो कुछ इस तरीके से ही दिखाई देता है हमारा एक कार्बन का एटम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, अब कार्बन एटम को तो हमने देख लिया, ये भी देख लिया कि उसके अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब हमें आना है उसकी बॉन्डिंग की बात करने, कि कार्बन किस तरीके से बॉन्ड बनाएगा। ओके, तो हमारे पास पहले ये समझ लेते हैं कि बॉन्ड्स, जो भी किसी कंपाउंड के अंदर बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स में। एक फर्स्ट क्या है हमारा? सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि टाइप ऑफ बॉन्डिंग कितने तरीके की हमारे पास पॉसिबल है, उसके बाद समझेंगे कि कार्बन में किस टाइप की होती है। ओके, फर्स्ट होती है बच्चे आयोनिक और सेकंड कोवेलेंट। अब समझते हैं एक एक करके, आयनिक का क्या मतलब है और कोवेलेंट का क्या मतलब है। देखो, आयनिक बॉन्ड कैसा होता है? जो कि 2 आयंस के बीच में बनता है। कैसे बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है बिटवीन आयंस। ठीक है,
अब ये आयंस कैसे बनेंगे? हमने क्लास 9th में अगर याद हो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर हमने ये देखा था कि जो हमारे न्यूट्रल एटम्स होते हैं वो फॉर्म कर सकते हैं आयंस, राइट? और वो आयंस कैसे बनेंगे? न्यूट्रल एटम के अंदर या तो आप गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाइए या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाइए, जिससे कि आयंस फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, कैसे बनेंगे? देखो, एक अगर न्यूट्रल एटम है, आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, मतलब इस न्यूट्रल एटम को एक इलेक्ट्रॉन बाहर से दे दीजिए, तो क्या होगा? इसके अंदर प्रेजेंट पहले क्या था? देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है जिस हाथ में मैंने पेन पकड़ा है, ठीक है? ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये दोनों ही बराबर पे हैं, ठीक है? किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बराबर हैं, ठीक है? पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल हैं। अब जैसे ही आपने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन इस एटम को गिफ्ट कर दिया, आपने बोला ये लीजिए एक इलेक्ट्रॉन पकड़ो, आपको गिफ्ट मिला है, ये खुश हो जाएगा, है ना? अब जैसे ही एक और इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया, तो पहले जो पॉजिटिव नेगेटिव एक बराबर थे, अब क्या होने वाला है? इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है एक्स्ट्रा, तो नेगेटिव बढ़ जाएगा, राइट? पॉजिटिव उतना ही रहेगा, नेगेटिव बढ़ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, और ये बन जाएगा एक नेगेटिवली चार्ज आयन, जिसे हम कहते हैं एनायन। ठीक है, वही दूसरा केस क्या पॉसिबल है? इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दीजिए, मतलब एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दीजिए, ठीक है? अब उस केस में क्या होगा बच्चे? ये है पॉजिटिव नेगेटिव बराबर थे, जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंका, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव कम हो गया, है ना? अब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव तो उतना ही था लेकिन नेगेटिव तो कम हो गया, तो कंपैरिजन में पॉजिटिव चार्ज हमारे पास उसके अंदर ज्यादा हो जाएगा, राइट? तो इस वजह से क्या बन जाएगा? एक पॉजिटिवली चार्ज आयन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है? इस पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम क्या कहते हैं? कैटायन, ठीक है? एनायन तो नेगेटिव को कहते हैं, कैटायन फॉर्म हो जाएगा। अब क्या होगा अगर हम एक कैटायन और एक एनायन को आमने सामने आसपास ले आए, ठीक है? तो ये क्या कर सकते हैं? इनके बीच में हो सकती है प्रेजेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट? और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगी? इनका एक कंपाउंड फॉर्म कर देगी, ओके? तो इसके लिए हमें चाहिए क्या? देखो, अगर हम आयनिक बॉन्ड को कंपेयर करें एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप से, लेन देन का कारोबार चल रहा है, ओके? तो हमें इसके अंदर क्या चाहिए? एक एटम ऐसा जिसके अंदर भूख है, भूख लगी है उसे, वो एक इलेक्ट्रॉन चाहता है और, राइट? वो भूखा है। और दूसरी तरफ एक एटम ऐसा जिसका पेट तो भरा हुआ है लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा खाना उसकी थाली में पड़ा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिसे उसे बाहर निकालना है, ओके? सपोज आप हैं और आपका एक फ्रेंड है, ओके? अब आज क्या है, आप लंच में लाए थे 2 रोटी और आपका फ्रेंड लाया था 4 रोटी। अब आपने 2 रोटी खाई लेकिन आपका पेट नहीं भरा, थोड़ी सी अभी भी भूख आपको और लगी है, तो आप चाहते हैं, इधर उधर देख रहे हैं कहीं से एक रोटी और मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ जो आपका फ्रेंड है वो खा चुका है 3 रोटी और अब उसके पास एक एक्स्ट्रा बच गई है, तो वो चाहता है कि ये एक्स्ट्रा रोटी किसी को दे दूं ना दूं, चलो कोई मांगेगा तो उसे दे दूंगा, अदरवाइज
अपने पास रखे रखूंगा, है ना, यही सोचेगा वो। तो जैसे ही आपने उस फ्रेंड से मांगी एक रोटी कि भाई मेरे को तो जो है अभी भी थोड़ी सी ना भूख लगी है, तो वो फटाफट से लंच निकालेगा और कहेगा अरे मेरे पास तो एक एक्स्ट्रा रोटी है, ये लो चलो तुम खा लो, है ना। इससे क्या हुआ देखिए, ना तो आपका कोई नुकसान हुआ, आपका कोई लॉस नहीं हुआ, पर आपका फायदा तो हो गया ना, आपको एक रोटी मिल गई। लेकिन दूसरी तरफ जो आपके फ्रेंड ने आपको वो रोटी ऑफर की, अगर उसका फायदा नहीं हुआ तो उसका नुकसान भी नहीं हुआ। उसके पास क्या था, उसके पास वो एक रोटी एक्स्ट्रा थी, तो वो चाहता था कि चलो अगर कोई मांगेगा तो मैं उसे दे दूंगा खाने को, अदरवाइज अपने पास ही रखे रखूंगा। तो हमें भी ना इसी तरीके के दो एटम्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें से एक को लगी हो थोड़ी सी भूख, एक या दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हो कहीं से, और दूसरा ऐसा हो जिसका पेट भरा हो पर उसके पास कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बच जाएं, तो वो ये सोचता है कि ये किसी को दे सकता हूं, अगर कोई मांगे तो सही, कोई मेरे सामने तो आए मांगने, तभी तो मैं दूंगा, राइट। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। क्या बच्चे देखिए, आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल में हम लेते हैं दो एलिमेंट्स, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन है 281, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है। वहीं क्लोरीन की एटॉमिक नंबर 17 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 287। अब अगर आप दोनों पे ध्यान दें तो जब भी हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एटम की, कोई भी एटम एलिमेंट स्टेबल कब होगा, जब वो अचीव कर ले एक फुली फिल्ड शेल, राइट, जिसे हम कहते हैं ऑक्टेट। अगर ऑक्टेट आपका कंप्लीट है मतलब आपका पेट भरा हुआ है, यही कहते हैं हम एटम को। तो अगर हम यहाँ ध्यान दें सोडियम के केस में 281, अब या तो ये सोडियम इस एक इलेक्ट्रॉन को रफा दफा कर दे, जल्दी से निकाल दे, या फिर दूसरा ऑप्शन भी है 7 इलेक्ट्रॉन और ले आओ भाई बाहर से। अब ये सोडियम कहेगा भाई साहब माफ कीजिए, एक इलेक्ट्रॉन को तो बाहर निकाल सकता हूं लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन्स को ला नहीं पाऊंगा, सॉरी। तो मेरे पास एक ही रास्ता है, सोडियम कहेगा आसान रास्ते को मैं पकड़ के चलूंगा, मैं सिर्फ इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहूंगा। बेस्ट ऑफ टू ऑप्शन उसने चूज कर लिया है कि मैं इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूंगा भाई, ताकि 28 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाऊं और मुझे मिल जाए स्टेबिलिटी, राइट। वहीं दूसरी तरफ क्लोरीन पे आइए, 287 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर बात करें 7, राइट, ऑक्टेट कंप्लीट करना है इस क्लोरीन को भी, तो इसे चाहिए फिर से दो ऑप्शन दे दो इसे, या तो भाई 7 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालो एक एक करके, या फिर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को कहीं से पकड़ के ले आओ। तो ये भी कहेगा भाई एक इलेक्ट्रॉन को लाना तो आसान है, 7 इलेक्ट्रॉन क्यों बाहर निकालूं। तो इसको क्या चाहिए कि कहीं से मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन का मैं गेन कर लूं, है ना। अब आपने रख दिया सोडियम क्लोरीन को एक साथ, जैसे ही आसपास लाए इन दोनों को, तो सोडियम कहेगा क्लोरीन से क्या हुआ भाई, परेशान क्यों बैठा है। क्लोरीन बोलेगा यार कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता ना तो बस लाइफ में ना स्टेबिलिटी आ जाती, ऐसा बोलेगा। और जैसे ही, बस बोलने की देरी थी क्लोरीन की, जैसे ही ये बोलेगा कि भाई बस कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, वैसे ही सोडियम कहेगा अरे यार टेंशन छोड़, मुझसे ले ले एक इलेक्ट्रॉन, मेरा तो फालतू में एक्स्ट्रा पड़ा है, तू भी स्टेबल और मैं भी स्टेबल बन जाऊंगा। तो जैसे ही ये दोनों क्या करेंगे, सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के दे देगा क्लोरीन को, ले भाई ले ले तू, मैं भी खुश और तू भी खुश, दोनों खुश हो जाएंगे। तो जैसे ही ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा,
ये बन जाएगा सोडियम आयन, 2,8 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, जो कि है एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल हो गया। दूसरी तरफ क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके क्लोराइड बन जाएगा, 288, ये भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, ये भी स्टेबल हो गया। तो अब दोनों स्टेबल हो गए तो दोनों के मजे चांदी हो गई, अब दोनों खुश भी हैं, राइट, दोनों के पास स्टेबिलिटी है। अब ये दोनों ने क्या बनाया, आयनिक बॉन्ड बनाया, ठीक है। कब कहेंगे हम आयनिक बॉन्ड बन रहा है, जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब क्या है, इसके अंदर अगर आप सोडियम आयन लोगे तो इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसी के ही हैं, राइट, इसी से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही क्लोराइड के भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसी से ही बिलोंग करते हैं। पर ये बॉन्ड बना कैसे, गिव एंड टेक रिलेशनशिप से सोडियम और क्लोरीन की। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, राइट, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, जिससे कि सोडियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव फॉर्म हुआ। इन दोनों का बन गया क्या, NaCl कंपाउंड, जिसे हम कहते हैं एक आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड से बना है। तो आयनिक बॉन्ड कब फॉर्म होता है, जब भी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक एटम से दूसरे एटम में, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन उठ के इधर से इधर चला गया, ओके, आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब दूसरा केस देखते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। कब कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड बना है, जब होगी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये समझेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, कैसे एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं ये दोनों। तो ये क्या करते हैं, ये वो एटम फॉर्म करते हैं जो कि ना तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं ना ही ले सकते हैं, वो बस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपना पेट भरने की कोशिश करते हैं, राइट। देखते हैं कार्बन से ही, यहाँ देखिए, यहाँ हमें वाटर मॉलिक्यूल दिया गया है जिसके अंदर बने हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। हाइड्रोजन के पास था सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, पर इसे चाहिए ड्यूप्लेट, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि ये स्टेबल रहे, ठीक है। उसी तरीके से इसके पास भी एक था, इस हाइड्रोजन के पास, इसे भी चाहिए कि ये भी 2 इलेक्ट्रॉन पाले। और इसी तरीके से ऑक्सीजन जो था हमारा, इसके पास थे 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में, वो तो कंप्लीट है ड्यूप्लेट। सेकंड में थे इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, अब 6 हैं पर इसे ऑक्टेट कंप्लीट करना था। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते तो ये ऑक्टेट क्लियर कर सकता था, राइट, कंप्लीट कर सकता था। तो इसने क्या किया, हाइड्रोजन से बात करी और दोनों ने ही ये कहा कि भाई अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को बीच में रख देते हैं, ना तो पूरा तेरा ना ही मेरा, दोनों शेयरिंग, मिल बांट के पेट किसी तरीके से भर लेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपना बीच में लाया, एक हाइड्रोजन लाया और दोनों ने ही बना दिया कोवेलेंट बॉन्ड। इसके अंदर प्रेजेंट इस बॉन्ड को बनाने में जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लगे हैं, राइट, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स ना तो पूरी तरीके से ऑक्सीजन के हैं और ना ही पूरी तरीके से हाइड्रोजन के हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग करते हैं इन दोनों एटम से ही, क्योंकि इन्होंने साझेदारी का रिश्ता बनाया है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 5 रुपए हैं और आपके फ्रेंड के पास भी 5 रुपए हैं, लेकिन आपको खाना है 10 रुपए वाला चिप्स, ठीक है, वो 10 रुपए का ही मिलता है, 5 रुपए में तो आता ही नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, भाई 5 रुपए तू डाल, 5 मैं डालूंगा,
10 हो जाएंगे और उससे पैकेट लेके दोनों ही अपनी अपनी भूख हम मिटा लेंगे, दोनों शेयर करके खा लेंगे, शेयरिंग ऑफ चिप्स कर लेंगे। ऐसे ही कोवेलेंट बॉन्ड में जो दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं वो भी यही कहते हैं कि भाई तू भी अपने इलेक्ट्रॉन इधर से ला, मैं भी अपने लाता हूं, दोनों शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके किसी तरीके से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेंगे, भूख अपनी कम कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बनते हैं आयनिक बॉन्ड जिसमें होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरी तरफ हमारा कोवेलेंट बॉन्ड जिसके अंदर होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन। देखो कार्बन का स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके पास वैलेंस शेल में है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैलेंस शेल में पहली बात तो ये, अगर आपको याद हो कि हम वैलेंस शेल किसे कहते हैं, क्लास 9th में पढ़ लिया है। वैलेंस शेल होती है किसी भी एटम में प्रेजेंट आउटर मोस्ट शेल, जो सबसे बाहर शेल प्रेजेंट है किसी भी एटम में, उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम। राइट, जिस तरीके से कार्बन के केस में अगर देखा जाए तो आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, ये वाली सेकेंड शेल है। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो हम कहेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 हैं, 4 हैं। ठीक है, अब क्योंकि कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन है 2 4, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, 2 4 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। पर इसको क्या चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 4 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब देखते हैं 2 रास्ते। राइट, कार्बन के पास क्या है, 2 रास्ते हैं जिसमें से एक इसे चुनना पड़ेगा। क्या है 2 रास्ते, पहला तो ये कि आप जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर दीजिए, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दीजिए एक एक करके, और क्या बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, आपका ड्यूप्लेट बन जाएगा, स्टेबिलिटी आपको मिल जाएगी। राइट, ये पहला रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स आप गेन कर लीजिए, एक एक करके 4 इलेक्ट्रॉन ले आइए कहीं बाहर से। ठीक है, अब कार्बन क्या करेगा, देखिए 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना। देखिए जरा, कार्बन एटम के सेंटर में प्रेजेंट हैं 6 प्रोटॉन्स, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। राइट, और इसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स भी कितनी है, सिर्फ 2 ही तो है, फर्स्ट ये और सेकंड ये वाली शेल है जो कि वैलेंस शेल है। अब हमें इस वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है, पर क्योंकि कार्बन का साइज है बहुत छोटा, इसका साइज स्मॉल होता है, तभी तो, क्योंकि 2 ही तो शेल सिर्फ प्रेजेंट है। इस कार्बन का साइज छोटा होने की वजह से जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज्यादा पास है इन शेल्स के। ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो वैलेंस शेल जिसमें से कि आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है उसके बहुत पास है। तो इस वजह से क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा है। ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के बीच में और आपके वैलेंस शेल के बीच में, वो बहुत हाई है, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में। इस वजह से क्या होगा, वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को
बांधे रखेगा, आपको उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने नहीं देगा। ठीक है, तो यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो न्यूक्लियस हमें करने ही नहीं देगा। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स कौन सा फोर्स होता है? जो न्यूक्लियस लगाता है अपने इलेक्ट्रॉन्स पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, उन्हें कस की पकड़ के रखता है, बाहर जाने ही नहीं देता। राइट, सो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये वाला ऑप्शन हमारे लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, कार्बन कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सके। ओके, अब देखिए दूसरा ऑप्शन है 4 इलेक्ट्रॉन गेन कराना, मतलब ये जो शेल है इसके अंदर एक एक करके 4 इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब इस केस में भी क्या होगा, हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है टू ऐड 4 इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कार्बन, वो बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इसीलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं लगा पाते। ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशंस, ये जो है मेथड हम नहीं कर सकते। ठीक है, वी कैन नॉट ऐड 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए ना तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने का ऑप्शन लग सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड या गेन करने का ऑप्शन, तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर हमारे लिए फेल हो चुके हैं। अब करे तो क्या करे, बेचारा कार्बन कह रहा है यार ना तो तुम बाहर निकल रहे हो इलेक्ट्रॉन्स को, यार या तो भाई तू बाहर ही चले जा, या फिर कम से कम 4 और इलेक्ट्रॉन को आने तो दो, कुछ तो हो मेरी लाइफ में, कहीं से तो स्टेबिलिटी आ पाए। अब कोई रास्ता नहीं बचा। राइट, ना तो ले पा रहा है बेचारा, ना ही दे पा रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो लास्ट ऑप्शन क्या बचता है? जब ये आयंस नहीं बना सकता फ्रॉम गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो लास्ट ऑप्शन इसके पास एक बचता है, चलो भाई शेयरिंग कर ली जाए, कम से कम शेयरिंग करके तो कुछ होगा, कहीं से स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, तो ये कार्बन क्या करता है, कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। किस तरीके के बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके फॉर्म करता है कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, जैसे कि यहीं पे हम देख रहे हैं कार्बन ने कार्बन के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। कैसे बनाया? कार्बन है 2,4, एक तो पॉजिटिवली चार्ज, यहां पर इसका न्यूक्लियस है, शेल्स हैं 2, इसमें प्रेजेंट हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर हैं कितने? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब इसको क्या चाहिए? 4 और, एक और कार्बन ले लो, इसमें भी क्या होंगे? फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड में 4। अब ये क्या कर सकते हैं, ये कार्बन इस दूसरे कार्बन से कहेगा कि दोनों मिलकर जो है शेयरिंग कर लेते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन की, और एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ना तो पूरी तरीके से इस कार्बन के हैं, ना ही पूरी तरीके से इस कार्बन एटम के हैं। ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन एटम्स में बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी आते हैं और इसके अंदर भी शेयरिंग कर रहे हैं। और ऐसा करने से कैसा बॉन्ड बन रहा है? इस केस में बना है सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लाया है और एक इलेक्ट्रॉन ये लाया है। राइट,
तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनाया, इसीलिए क्या बन रहा है, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ऐसे जो है कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना बना के, या तो सिंगल बना ले या डबल, किसी भी तरीके से कोवेलेंट बॉन्डिंग करके ही अपना पेट भरता है। ठीक है, अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। अब जरा देख लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो कुछ और एग्जाम्पल्स लेके कि किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन की बात करें हम अगर, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसे स्टेबिलिटी के लिए बनाना है ड्यूप्लेट, राइट। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऐसा ही एक और हाइड्रोजन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, दोनों ही शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेंगे और बना लेंगे एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जिसके अंदर प्रेजेंट दोनों ही इलेक्ट्रॉन बिलोंग करते हैं दोनों हाइड्रोजन एटम से, शेयरिंग करी है इन्होंने। नेक्स्ट O2। अब O2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है, ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6। अब इसे चाहिए 2 और इलेक्ट्रॉन्स, राइट। यहाँ पे हमारे पास है ऑक्सीजन, ठीक है, इसके अंदर वैलेंस शेल में प्रेजेंट है कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, राइट। इसी तरीके से दूसरा ऑक्सीजन, इसके पास भी वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 6। अब दोनों को ही क्या चाहिए, दोनों को ही 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल, ऑक्टेट बनाने के लिए। तो दोनों ही क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से लाएगा और 2 दूसरा ऑक्सीजन, शेयरिंग से बना लेंगे O2। अब देखिए इस O2 मॉलिक्यूल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स ये पहला ऑक्सीजन लाया और 2 ही इलेक्ट्रॉन्स ये भी लाया बीच में, ठीक है, जिससे इन्होंने 2 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किए। क्यों किए कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि दोनों को ही जो है 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी, राइट। इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और इसे भी 2 और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इन दोनों ने ही क्या कहा, चलो यार मिल बांट के काम कर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तू अपने बीच में रख, 2 इलेक्ट्रॉन मैं रख दूंगा। इससे क्या होगा, यहाँ पर हम कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, और जो ये सारे इलेक्ट्रॉन हैं, जो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, डबल बॉन्ड बन रहा है 4 इलेक्ट्रॉन, ये तेरे हिस्से में भी आएंगे और मेरे हिस्से में भी आएंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेंगे। अब देखिए अगर आप सिर्फ इस ऑक्सीजन को देखोगे, इसके पास हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। या फिर सिर्फ इसे देखिए, इसके पास भी क्या है 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करने से इन दोनों ने ही अपने ऑक्टेट को पूरा कर लिया, कंप्लीट कर लिया, इन दोनों को ही स्टेबिलिटी मिल गई इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। नेक्स्ट देखते हैं N2 मॉलिक्यूल। अच्छा एक और चीज, जब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन दोनों लाए हैं, उस केस में कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, 2 कोवेलेंट बॉन्ड, डबल बॉन्ड। क्या बनेगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये लाया था और 2 ये, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं, 1 फ्रॉम ईच, पर ये दोनों तो 2-2 ले आए, तो कितने बॉन्ड बन गए, डबल।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं N2। अब नाइट्रोजन जो एलिमेंट है 7 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2n5। इस नाइट्रोजन को सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू गेन दी स्टेबिलिटी। तो 2 नाइट्रोजन क्या करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 है इसके पास, पर 8 चाहिए। दूसरे नाइट्रोजन के पास भी कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, इसे भी 8 चाहिए। तो दोनों आपस में बातचीत कर लेंगे कि चल 3 तू ले आ और 3 मैं, और शेयरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेंगे दोनों, शेयरिंग। 3 ये लाएगा और 3 दूसरा, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे शेयरिंग के बाद, इसके पास कितने हैं, 6 + 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और दूसरे नाइट्रोजन के पास भी कितने हैं, 6 + 2 8, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। तो इस केस में ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं ये 2 नाइट्रोजन, क्या बना रहे हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि एक कोवेलेंट बनाने के लिए चाहिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन, पर यहाँ पर दोनों ही लाए हैं 3 इलेक्ट्रॉन। 3 ये लाया है और 3 ये भी लाया है। तो इन दोनों की शेयरिंग से ट्रिपल बॉन्ड इन्होंने बनाया, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा करने से क्या हुआ, दोनों ही नाइट्रोजन एटम्स का फायदा हुआ है, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, राइट। तो इस तरीके से बनाए जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। आज के लेक्चर में इतना ही, कंटिन्यू करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अगर आपको किसी भी लेक्चर की नोट चाहिए तो आप स्कोर प्लस की ऐप पे जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बाय बाय।